अनलोडिंग होगा। अगर ये इलास्टिक लिमिट के विदीन है, अगर इलास्टिक लिमिट के विदीन आप जा रहे हैं और अनलोड हो रहे हैं, तो जिस पाथ को फॉलो कीजिएगा उसी पाथ से वापस आइएगा, अगर इलास्टिक लिमिट के विदीन है तो। अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड है, तो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर चले गए तो जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेस्पेक्ट में ये लाइन फॉलो करके वापस आएगा, और दिस विल बी परमानेंट स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन रहेगा, एंड दैट परमानेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड प्लास्टिक स्ट्रेन। सो ये स्ट्रेन प्लास्टिक कहलाता है और ये इलास्टिक कहलाता है। इज इट क्लियर नाउ? सो लोडिंग, अनलोडिंग एंड रीलोडिंग, इसमें क्या है, लोडिंग की है इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, अनलोडिंग की है तो यहां आया, जब रीलोडिंग करेंगे तो फिर इसी पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को, क्लियर, और इस पाथ को फॉलो करके ये पाथ चला जाएगा, इसके ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, तो अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग होता है। चलिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को बता देते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या अंतर है? बहुत सिंपल है, किसी मटेरियल पे आप लोड लगाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, और उस मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, टूटने से पहले जो वो मैक्सिमम स्ट्रेस रेजिस्ट करेगा, दैट स्ट्रेस इज स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ भी एक स्ट्रेस है और स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं दैट इज द स्ट्रेंथ, मतलब ये इतना मजबूत है। लेकिन अगर लोड आप कम अप्लाई किए हैं तो जितना अप्लाई कीजिएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इस तरीके से अगर विजुअलाइज कीजिएगा ना तो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ वर्ड में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत लोग इसको अननेसेसरी डेफिनेशन में चले जाते हैं। सिंपल है, लोड अप्लाई कर रहे मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, और मटेरियल मैक्सिमम जो स्ट्रेस ले सकता है दैट इज स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कोई भी चीज कितने फैक्टर से सेफ है, तो जितने पे वो चीज बर्बाद हो जाता है डिवाइडेड बाय जितना आप उसका यूज किए हैं, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे कोई भी रॉड है 100 किलो न्यूटन पे टूट जाता है और अभी आप 70 किलो न्यूटन अप्लाई किए हैं, तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है? तो 100 डिवाइडेड बाय 70। अब कोई जरूरी नहीं कि हर समय वो टूटे ही, बहुत बार ईल्ड हो जाएगा, बहुत बार कुछ और होगा, बहुत बार कुछ और होगा, तो हमेशा वो अलग अलग होता है। इज इट क्लियर? सो हर टाइम, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब याद रखिए, जिस लोड पे कोई चीज बेकार हो जाता है, बेकार, अब बेकार कैसे हुआ दैट डजंट मैटर, तो जिस लोड पे कोई चीज बेकार हो जाता है दैट डजंट मैटर, ठीक है। सो वो लोड डिवाइडेड बाय जितना लोड आप उस पे अभी अप्लाई किए हुए हैं, दैट लोड। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस अगर उसके आसपास के पॉइंट के स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेस अगर उसके नियर बाय पॉइंट के स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। देखिए आप इस पे लोड अप्लाई किए, क्लियर, तो लोड अप्लाई किए तो यहां पर तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस था, लेकिन जब हम लोग यहां पर आके देखते हैं ना तो देखिए आउटर फाइबर सब में ज्यादा स्ट्रेस और बीच में कम स्ट्रेस है, देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर ऐसा बीच में एक होल काट दीजिएगा और ऐसे खींचिएगा और यहां के सेक्शन पे देखिएगा तो देखिएगा कि यहां होल के पास जो है ना स्ट्रेस ज्यादा होता है और बाहर के साइड में कम हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। नोट्स कहां मिलेगा सर? विवेक गुप्ता सर का नंबर पता कर लीजिए, विवेक गुप्ता को जानते हैं ना, उनका नंबर पता कर लीजिए, उनका नंबर मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, ठीक है ना, क्लियर। जिंदगी में कभी बाबू का तो नंबर आप लोगों को मिला नहीं होगा, ठीक है, कम से कम मेरा ही नंबर पता कर लीजिए, खुशी मिलेगा थोड़ा सा कि सर का नंबर हमको मिल गया, ठीक है। तो मेरा नंबर पता कर लीजिए, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा कि सर हमको कुछ चाहिए, आपसे रिलेटेड सारा कंटेंट चाहिए, तो फिर हम आपको एक मैसेज भेजेंगे, उस मैसेज में आपको पढ़ के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल,
क्या होता है, बहुत सिंपल है। यूनी एक्सियल का मतलब सीधा खींचने को यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल इधर और इधर, दैट इज बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल इधर इधर और इधर, दैट इज ट्राई एक्सियल। आया समझ में? 3 एक्सिस तो तीनों एक्सिस में ट्राई एक्सियल। ट्राई एक्सियल का कोई एग्जांपल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी के अंदर कोई चीज रहता है तो उसमें चारों साइड से प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड ट्राई एक्सियल प्रेशर। यूनी एक्सियल का मतलब कोई रॉड है, रॉड पे टेंशन अप्लाई कर दीजिए, दैट इज यूनी एक्सियल। बाई एक्सियल का डोम होता है ना, डोम, मस्जिद में डोम होता है, मस्जिद में देखे होंगे ऊपर डोम होता है, डोम पे जब लोड अप्लाई होता है ना तो डोम में दोनों साइड से स्ट्रेस आता है, ऐसे भी आता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आता है डोम पे। डोम पतला सा स्लैब होता है, तो दैट इज बाई एक्सियल का केस। ठीक है। प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक किसको बोलते हैं, अगर थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम है, एक मेंबर है जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है, देन दैट इज प्रिज्मेटिक। बताइए ये प्रिज्मेटिक है या नहीं, दिख रहा है ये प्रिज्मेटिक है या नहीं, जरा बताइए तो। कौन कौन है क्लास में? आराध्या आरू, कुणाल ठाकुर, विशाल, कुणाल गर्ग, दीपक, अकीब, विशाल, शशि, बताइए ये प्रिज्मेटिक है? इज दिस प्रिज्मेटिक? इज दिस प्रिज्मेटिक? प्रिज्मेटिक है नहीं, क्योंकि इसमें यहां का क्रॉस सेक्शन कुछ और है, यहां का और है, यहां का और है, यहां का और है, यहां का और है। प्रिज्मेटिक का मतलब थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन। याद कीजिए, कैनाल कभी देखें, कैनाल, कैनाल देखें, कैनाल का क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम रहता है, पानी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे फ्लो करता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट क्या रहता है, सेम। सो क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम, बस ऐसे ऐसे फ्लो करता है। अलाइनमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक। ठीक है ना। होमोजीनियस, होमोजीनियस का क्या मतलब है, ठीक है, होमोजीनियस का क्या मतलब है, इफ प्रॉपर्टीज इन a particular direction at all points within material is same, then that type of material is called homogeneous। तो देखिए कोई मटेरियल है, अगर इस डायरेक्शन में यहां पर जो प्रॉपर्टी है इस डायरेक्शन में, यहां पे भी इसी डायरेक्शन में यही है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, उसी डायरेक्शन में हर जगह, उसी डायरेक्शन में हर जगह अगर हम लोग ऐसा ऐसा चेक करेंगे और सब सेम आया, इजंट इट, उसी डायरेक्शन में हर जगह सब कुछ सेम आया, देन दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेट, ये होमोजीनियस मटेरियल। इसको हम लोग कैसा मटेरियल बोलते हैं, होमोजीनियस। यस, पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, किसी पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में अगर सेम मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में अगर सेम मटेरियल प्रॉपर्टी है, देखिए यहां पे E1 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 सारे डायरेक्शन में सेम है, यहां पे E2 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 है, ठीक है, और अगर यहां पर जो प्रॉपर्टी है यहां पे भी सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा तो वो मटेरियल होमोजीनियस भी हो जाएगा और आइसोट्रॉपिक भी हो जाएगा। आया समझ में? होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक, तो क्या होगा, हर जगह सेम प्रॉपर्टी और सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, तब उसको बोलते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। In SOM, we always consider linear, elastic, homogeneous, isotropic material unless mentioned otherwise। जब तक उसको mentioned नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट, 3 इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ाया जाता है, 4, ई जी के और म्यू, 4 इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ाया जाता है, ई जी के और म्यू पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। सो ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रिलेशन होता है उसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। हम लोग इलोंगेशन को पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो क्या है, अगर किसी रॉड को पकड़ के खींचेंगे तो उसका डायमीटर कम होगा ना, किसी रॉड को पकड़ के खींचेंगे तो उसका डायमीटर कम होगा, तो एक डायरेक्शन में खींचते हैं तो दूसरा डायरेक्शन में डायमेंशन कम होता है, देन दैट इज कॉल्ड पॉइजंस रेशियो।
क्लियर? तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, किसी को कोई दिक्कत नहीं? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन हमेशा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्यों? एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा? कम होगा ना, दूसरे डायरेक्शन में कम होगा, इजंट इट? इसलिए ये माइनस हो जाता है। और इसके ओवरऑल में एक माइनस लगा देते हैं, तो ओवरऑल पॉइजन रेशियो को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है? रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो जनरली आप लोग पढ़िएगा हर जगह कि पॉइजन रेशियो कहां से कहां तक वैरी करता है? 0 से 0.5 तक वैरी करता है। सब लोग यही पढ़ते हैं, सब लोग यही जानते हैं, 0 से 0.5। गेड़े गुड्नों का बुक जानते हैं? गेड़े गुड्नों का बुक जानते हैं, उसमें -1 भी मेंशन किया है। गेड़े गुड्नों का बुक जानते हैं, उसमें -1 भी मेंशन किया। ठीक है? मतलब इधर खींच रहे हैं तो इधर फैल रहा है, इधर खींच रहे हैं तो इधर फैल रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है? लेकिन वो सब मटेरियल में नहीं होता, वो सब एक्सेप्शनल मटेरियल है। पॉलीमर फोम में ऐसा होता है, पॉलीमर फोम में। ठीक है? अगर कोई आपसे बहस करेगा, ठीक है, कि कहां पढ़ लिए हो, गेड़े गुडनो 9th एडिशन 2nd चैप्टर जाके दिखा दीजिएगा कि देखो पॉइजन रेशियो में लिखा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है? अब वही गलत लिख दिए होंगे तब तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप हर चीज पे रिसर्च तो कर नहीं सकते। आप लोग तो बुक ही से पढ़िएगा ना, आप लोगों का अभी रिसर्च करने का लेवल नहीं है ना। अगर बुक ही में गलत लिखा हुआ रहेगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? क्लियर? लेकिन ये सब बुक में गलत नहीं रहता है, ये सब बहुत वर्ल्ड वाइड बुक चलती है। ठीक है? तो ये सब बुक में ऐसे कुछ भी गलत नहीं लिख देता है। ठीक है? तो -1 से 0.5, इसका पुराना एडिशन सब में 0 से 0.5 ही था, अब -1 से। तो मटेरियल बहुत डेवलप हो रहा है ना, हर दिन नया नया मटेरियल डेवलप हो रहा है। एग्जाम में क्या टिक करेंगे? एग्जाम में अगर -1 रहेगा तब -1 टिक कीजिएगा, और वैसा एग्जाम में टिक कीजिएगा जिसमें चैलेंज करने वाला सिस्टम हो। ऐसे आजकल तो हर एग्जाम में चैलेंज करने का सिस्टम आ गया है। ठीक है? गेट में तो जरूर -1 टिक कर दीजिएगा, और रेफरेंस मांगेगा तो हमसे ले लीजिएगा, हम दे देंगे गेड़े गुडनों का फोटो खींच के। ठीक है? लगा दीजिएगा। फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स जनरली 0.25 से 0.35 होता है। कॉर्क, कॉर्क का 0 होता है। कॉर्क में इधर खींचते हैं तो इधर लगभग कुछ नहीं होता है। ठीक है? कॉर्क जानते हैं ना सब लोग? कॉर्क किस मटेरियल को बोलते हैं? ठीक है? हां कर दीजिएगा, एसएससी में भी कर दीजिएगा। ठीक है? कंक्रीट, सो ये सब अलग अलग वैल्यू है। इन जनरल रेंज इज 0 से 0.5। इन जनरल रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से 0.5 तक होगा। शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। सबसे पहले शियर स्ट्रेस का नोमेनक्लेचर सीखिए, सबसे पहले शियर स्ट्रेस का नोमेनक्लेचर सीखिए। अरे यहां टाउ छूटा हुआ है। ये शियर स्ट्रेस, सरफेस के पैरेलल, दैट इज शियर स्ट्रेस। इसके सबस्क्रिप्ट में दो चीजें होती है। ठीक है? एक होता है एक्स, एक होता है वाई। ठीक है? तो ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है इस पे ये शियर स्ट्रेस है। अब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो किस डायरेक्शन में? दैट इज एक्स एक्सिस, इसलिए ये एक्स है। और ये इसका एरो का डायरेक्शन किधर है? वाई, तो इसलिए वाई लिखा हुआ है। ठीक है? अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सब में देख लीजिए, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस, तो टाउ वाई हो गया। और स्ट्रेस का डायरेक्शन किधर है? दैट इज एक्स डायरेक्शन, तो टाउ वाई एक्स हो गया। समझ में आया? अब किस स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे, किस स्ट्रेस को नेगेटिव लेंगे? तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो देखिए ये प्लेन, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो आउटवर्ड किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में तो पहला क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है? और वाई एक्सिस पॉजिटिव के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। आया समझ में? ठीक है? इसको देख लीजिए, ये वाला इस फेस पे ये है, इस फेस पे, तो इसका नॉर्मल -x के तरफ होगा, तो ये हो गया माइनस, और y नीचे के तरफ है वो भी माइनस, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे? माइनस माइनस प्लस। आया समझ में? क्लियर हुआ या नहीं?
ठीक है। चलिए, ये कैसे किसी प्लेन को पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं। तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है आउटवर्ड, प्लेन का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है आउटवर्ड, उसको उसका डायरेक्शन देख के हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं। बताइए, ये प्लेन 1 है, इसका पॉजिटिव एक्सिस किधर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, आया समझ में? ठीक है, सो दिस इज प्लस। ठीक है, स्टूडेंट अड्डा, स्टूडेंट अड्डा, जरा आप बताइए खुद कि रिजिड बॉडी का पॉइजन रेशियो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? रिजिड बॉडी का पॉइजन रेशियो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या लगता है, बताइए बताइए, आप खुद बताइए जरा। खुद बताइए, रिजिड बॉडी के लिए ये सब चीज का कोई मीनिंग है? रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है? जब रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन ही नहीं होता है तो इन सब चीज का क्या मीनिंग है? क्लियर? कुछ लोग को जो है ना पढ़ने वाले चीज पे फोकस करने की आदत ही नहीं है, जो चीज नहीं पढ़ने लायक है ना उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, रिजिड मटेरियल में ये सब पढ़ने का कोई मीनिंग है? जो चीज डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है उसका डिफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज आप पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट अड्डा, देखो देख रहे हैं आप, गायब हो गया, अब कोई कमेंट नहीं, अब कोई कमेंट नहीं। ठीक है, चलिए, नाउ शियर स्ट्रेन कब पॉजिटिव बोलेंगे और कब नेगेटिव बोलेंगे? शियर स्ट्रेन कब पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और कब नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो शियर, ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, इफ एंगल बिटवीन टू पॉजिटिव प्लेन्स और टू नेगेटिव प्लेन्स, दो पॉजिटिव प्लेन या दो नेगेटिव प्लेन के बीच का एंगल अगर इंक्रीज करता है तो वो नेगेटिव शियर स्ट्रेन है, और दो पॉजिटिव दो नेगेटिव के बीच का एंगल अगर डिक्रीज करता है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन टू पॉजिटिव प्लेन और टू नेगेटिव प्लेन्स आर डिक्रीजिंग देन शियर स्ट्रेन इज पॉजिटिव। तो देख लीजिए, ये प्लेन और ये प्लेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव प्लेन के बीच का एंगल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो अगर एंगल इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव शियर स्ट्रेन होगा। और देखिए, ये नेगेटिव प्लेन और ये नेगेटिव प्लेन, दोनों नेगेटिव प्लेन के बीच का एंगल रिड्यूस हुआ तो ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेन हुआ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव शियर स्ट्रेन ऐसे हम लोग देखते हैं। आया समझ में? ठीक है, नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, चारों साइड से आप स्ट्रेस अप्लाई किए, चारों साइड से स्ट्रेस अप्लाई किए, उसका वॉल्यूम जो कम हो गया तो डेल्टा वी बाई टोटल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम कम हुआ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें एक नया टर्म आता है दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो सिग्मा होगा डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उससे क्या हो जाता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है। नाउ कोई कहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी बॉडी है उसका तीनों डायरेक्शन का अलग अलग स्ट्रेन निकाल दीजिए, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तीनों एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई या एप्सिलॉन जेड, तीनों स्ट्रेन निकाल के ऐड कर दीजिएगा तो सीधा सीधा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए बेसिकली वॉल्यूम वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तीनों डायरेक्शन का इंडिविजुअल स्ट्रेन निकाल के ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दैट। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। इस पे बहुत क्वेश्चन अवेलेबल है या नहीं वर्कबुक में?
नेगेटिव पॉजिटिव प्लेन क्लियर कर दीजिए, बहुत सिंपल है अभिनय। नेगेटिव पॉजिटिव प्लेन, कोई भी प्लेन है, ठीक है, जैसे कोई क्यूब है तो क्यूब का 6 सरफेस होता है, कोई क्यूब है उसका 6 सरफेस होता है। तो किसी भी सरफेस पे नॉर्मल जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो उसका 2 डायरेक्शन हो सकता है, या तो उस क्यूब के बाहर जाएगा नॉर्मल, या क्यूब के अंदर जाएगा। क्यूब के अंदर नहीं लेना है, क्यूब से बाहर लेना है। तो बाहर जो एरो बना ना, अब उस एरो का डायरेक्शन देख लीजिए, अगर वो पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में है तो वो प्लेन पॉजिटिव हो गया, और अगर वो नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में तो वो प्लेन नेगेटिव हो गया। आया समझ में अभिनय? आया? देखो, केवल ओके बोलने से काम नहीं चलता है, थैंक यू बोलना पड़ता है। स्पेशली आपको हम बताए हैं, पूरे क्लास को नहीं बताए हैं। थैंक यू बोलना पड़ता है ऐसे में, और वो भी दिल के साथ भेजिए, केवल ओके लिखता है। आकांक्षा पीट दे इसको। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। 4 कांस्टेंट होता है, ई, जी, के और म्यू, और इन चारों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। टोटल 4 इक्वेशन होता है, या तो आप चारों याद कर लीजिए, ठीक है, या तो चारों याद कर लीजिए, या फिर कोई 2 याद कर लीजिए और कोई 2 निकाल लीजिएगा एग्जाम में, इतना भी टेंशन नहीं है। हम कभी चारों नहीं याद किए थे, हम ये दोनों याद करते थे, और ये दोनों हम कभी नहीं याद किए, आज भी हमको नहीं याद है, ठीक है, हमेशा हम देख के ही लिखते हैं वो दोनों फॉर्मूला, ठीक है। सो ये दोनों हम अपने टाइम में याद किए थे, और दोनों में वैल्यू रखते थे, एग्जाम में निकाल लेते थे। हम मिनिमम फॉर्मूला याद रख के अपना काम चलाते थे, और बहुत आराम से चलता है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि फॉर्मूला याद करने से कोई आदमी फास्ट हो जाता है, माइंड पे इतना स्ट्रेस पड़ता है ना कि आदमी स्लो हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए जो है ना, हम मिनिमम फॉर्मूला याद रखते थे, ये दोनों हम याद करते हैं और ये दोनों डिराइव कर लेते थे, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, अगर आप याद कर सकते हैं तो चारों याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड अभिनय, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन ई, के एंड म्यू। सो ई, के एंड म्यू का रिलेशनशिप का ये डेरिवेशन है, ठीक है, सिंपल सा ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन जिसको देखना है अपना देख लीजिए, ठीक है। डेरिवेशन है, के का वैल्यू ये होता है, और डेल्टा वी बाई वी हम अभी बताएं, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ठीक है, और तीनों ऐसा हो जाएगा, और इससे हम लोग ई और के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिए, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ई, जी एंड म्यू। तो ई, जी एंड म्यू, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट पे शियर स्ट्रेन अप्लाई हुआ, तो ये डायगोनल में देखिए इतना इंक्रीज हुआ, तो इस डायगोनल में जो इंक्रीज हुआ दैट इज लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन, और ये जो गामा है दैट इज शियर स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू निकाल लिए गामा बाई 2, ठीक है। अब इससे हम लोग लीनियर स्ट्रेन और गामा स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिए, तो ये डेरिवेशन है इसका। डेरिवेशन अगर डेरिवेशन अभी ऑब्जेक्टिव में जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, डेरिवेशन वगैरह ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं जरूरत पड़ता है, कन्वेंशनल जब पढ़िएगा ना, ठीक है, तो कन्वेंशन के टाइम में ये सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बस ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है, स्टील का जैसे टेंशन टेस्ट होता है वैसे ही स्टील का कंप्रेशन टेस्ट भी होता है। क्लियर? सो स्टील का कंप्रेशन टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ मटेरियल। कंप्रेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन टेस्ट के जैसा कंप्रेशन टेस्ट स्टील का इंपॉर्टेंट नहीं है। यील्ड स्ट्रेस तक दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लगभग सेम रहता है, यील्ड स्ट्रेस के बाद इसका बिहेवियर बदल जाता है, क्योंकि जब टेंशन करते हैं तो यील्ड के बाद वो पतला होता जाता है और टूटता है, और किसी चीज को अगर आप कंप्रेस करते जाइएगा तो धीरे धीरे वो बल्ज हो जाएगा, या नहीं, तो उसमें बल्जिंग होता है। तो कंप्रेशन टेस्ट यील्ड तक दोनों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑलमोस्ट सेम होता है, यील्डिंग के बाद कंप्रेशन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंप्लीट चेंज हो जाता है। ये देखिए कॉपर का एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा हम लोग टेस्टिंग किए, बाद में ये बल्ज हो गया तो ये ऐसा होता है, ठीक है।
प्रैक्टिकली कंप्रेशन बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस इज ऑफ नो यूज बिकॉज मेंबर बकल कर जाता है, बकल कर जाएगा, बल्ज कर जाएगा, मतलब मटेरियल बेकार हो जाता है, तो इसलिए उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है। बॉशिंगर इफेक्ट, बॉशिंगर इफेक्ट पे कभी कभी एकाध ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है। होता क्या है, साइक्लिक लोडिंग अगर किसी मटेरियल पे अप्लाई कीजिएगा, खींचिए टेंशन, ठीक है, फिर उसको ले जाइए कंप्रेशन, फिर ले जाइए टेंशन, फिर ले जाइए कंप्रेशन, फिर ले जाइए टेंशन, फिर ले जाइए कंप्रेशन, ऐसा अगर आप करते हैं तो उसका टेंशन में यील्ड स्ट्रेस बढ़ने लगता है और कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेस घटने लगता है। देखिए यहां से ये पॉइंट ऐसे गया, ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए यील्ड करने वाला था, इसको नीचे लाएं तो ये यहां चला गया, जबकि इसका ओरिजिनल यील्ड स्ट्रेस क्या था, ए डैश था, जबकि अनलोडिंग में ये कहां आ गया, यहां आ गया, फिर ये किए तो यहां आया, फिर इसको करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर बढ़ने लगेगा, फिर ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर बढ़ने लगेगा, ऐसे ऐसे होता है। ये फेनोमेना सबसे पहले कौन ऑब्जर्व किए थे, बॉसिंगर साहब। ठीक है, ठीक है, ये सबसे पहले कौन ऑब्जर्व किए थे, बॉसिंगर साहब, तो इसलिए इसको बॉसिंगर इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल सिंपल आप लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि मटेरियल में अगर लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसका टेंशन में यील्ड स्ट्रेस बढ़ने लगता है और कंप्रेशन में यील्ड स्ट्रेस घटने लगता है, दैट इज कॉल्ड बॉसिंगर इफेक्ट। ठीक है, चलिए आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग करेंगे चैप्टर 3 स्टार्ट। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। यील्ड मींस बहुत डिटेल में हम क्लास में बताते हैं, यील्ड मींस समझ में आया, रिवीजन में यील्ड मींस नहीं बताएंगे।